हेलो दोस्तों। तो मोल कंसेप्ट के हमारे सफ़र की ये खूबसूरत सी कहानी पहुंच चुकी है लिमिटिंग रिएजेंट तक, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस मोल कंसेप्ट के सफ़र का आखिरी लेक्चर होने वाला है। लिमिटिंग रिएजेंट वैसे तो मैंने मोल कंसेप्ट के सबसे लास्ट में लिया है, क्योंकि बुक के पोर्शंस में भी लिमिटिंग रिएजेंट मोल कंसेप्ट के आखिर में दिया जाता है। लेकिन हम कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यह आखिर पार्ट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसको कम आंका जाए। वाई लिमिटिंग रिएजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट के आप अगर 20 सवाल उठाएंगे तो उन 20 सवालों में से 15 सवाल में या तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन ही है वो, या लिमिटिंग रिएजेंट उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज किया गया है, जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में जिसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉपरली यूज नहीं हुआ था, मैंने एक दो क्वेश्चन उठाए हैं जिसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट डिसगाइज में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स को यह टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रिकी लगता है, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ा भी नहीं जा सकता। आप वेटेज देख ही रहे होंगे कि अगर आप नीट के 20 सवाल उठाएं तो 20 में से 15 सवालों में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट या लिमिटिंग रिएजेंट का वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता ही होता है। लिमिटिंग रिएजेंट एक क्वेश्चन तो बना ही सकता है खुद का, ऊपर से वो मिक्स कर सकता है कॉन्सेप्ट्स को। एवोगैड्रोस की कहानी से खुद को लिंक करेगा, मोल की कहानी से खुद को लिंक करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की कहानी से खुद को लिंक करेगा। ये सारे टॉपिक्स मिलने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट के साथ मिलके एक बढ़िया सवाल बना सकते हैं, जो कि नीट में अच्छे सवाल बनते भी हैं इस टॉपिक से। हम आगे अपने लेक्चर के आखिर में जब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो नीट 2018 में सबसे बढ़िया सवाल अभी तक का मोल कंसेप्ट का आया हुआ है। वो अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स में, पिछले 4 लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए, नीट 2018 का मोल का वो सवाल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री को कंबाइन करके बनाया हुआ है। क्या वो टफ सवाल है? नहीं, वो टफ सवाल नहीं है, वो कंसेप्चुअल सवाल है। उस सवाल को वही बच्चा करके आ सकता है जिसे मोल कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की पूरी तरीके से क्लैरिटी हो। अगर इन तीनों में से एक भी चीज खराब हुई किसी बच्चे की, या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री, तो उस बच्चे को वो सवाल छोड़ के ही आना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी को हम शुरू करते हैं। पहले इसकी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के ढेर सारे सवाल लगाएंगे और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। तो देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी को। One of the reactants is present in larger amount than the other as required according to a balanced equation. The amount of products formed then depends upon the reactants which has reacted completely. Suppose एक reaction है 2A plus B giving 2C plus 3D। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ये 2, 2, 3 ये सब, और ये 1 यहाँ पर 1B। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये दोनों है रिएक्टेंट्स, और ये दोनों है प्रोडक्ट्स। भाई इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई तभी तो ये प्रोडक्ट्स बने। तो ये क्या कह रहा है? वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। इन दोनों में से कोई एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सपोज करो ये है, लेट दिस बी इन लार्जर क्वांटिटी। एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, पूरे मोल में बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड देन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली। भाई ये एक्सेस में है, मान लो 2A, तो ये कम है, तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इसके
बेसिस पर बनेंगे, दिस इज लिमिटिंग। लिमिटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कितना प्रोडक्ट बनेगा इसको लिमिट करता है, ये जो कि कम प्रेजेंट हो। The amount of products formed then depends upon the reactant which has reacted completely, या reactant which can be called as limiting, जो कम हो। The reactant which reacts completely in the reaction is called limiting reagent, जो कि ये जैसे B है, ये पूरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है क्योंकि ये कम प्रेजेंट है, तो इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। The reactant which is not completely consumed in the reaction, जो कि पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर A हमने लेट किया है कि A नहीं हो रहा है, this is called as excess reactant। तो सवाल हमारा ये आता है कि प्रोडक्ट किसके बेसिस पर बनेगा, एक्सेस के या लिमिटिंग के? द आंसर इज लिमिटिंग, जो कम है उसके बेसिस पर प्रोडक्ट बनेगा। भाई मान लो इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, ठीक है, तो किसके बेसिस पर बनेगा? अभी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की कहानी भी इन्वॉल्व इसमें होती है, लेकिन अभी हम ऐसे ही लेट कर रहे हैं कि अगर इसके 2 मोल हैं तो इसके और इसके 1 मोल हैं, तो प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स बनने चाहिए थे? अभी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मत लेना इसके अंदर, मान लो सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, 2a + 2 + b + 2c + 3d को छोड़ो, a + b गिविंग c + d, तो इसके मान लो 2 मोल हैं, इसके 1 मोल है, तो इसके कितने मोल बनेंगे? इसका 1 बनेगा, पहले तो 0 होगा टाइम 0 पर, उसके बाद इसका 2 में से 1 मोल बच जाएगा, सिर्फ 1 मोल ही कंज्यूम होगा, इसका 0 मोल क्योंकि ये पूरा कंज्यूम हो गया, और इसका 1 बन जाएगा और इसका भी 1 बन जाएगा। यानी ये डिसाइड करेगा जो कम है कि प्रोडक्ट कितना बनना है। अभी भी अगर इसकी कहानी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी हम 7 से 8 सवाल लगाने वाले हैं। 7 से 8 सवाल लगाने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट आपके दिमाग में पूरी तरीके से घुस जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की कहानी को, तभी लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आएगा। तो दोस्तों देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का अपना पहला सवाल, जो कि बड़ा ही बेसिक सा है। हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन से टू फॉर्म वाटर। अब देखना किस तरीके से बुक्स में स्टेप्स लिखे होते हैं। मैं उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर बोर्ड पे इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, रिएक्शन के फॉर्म में दिखाऊंगा कि किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, H2 + O2 गिविंग H2O। अब बैलेंस तो नहीं है ये, तो इसको दिमाग लगा के हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन आपको जो बैलेंस करनी है वो दिमाग लगा के करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इतना मैथ्स एनालिटिक्स तो आपको लगाना पड़ेगा। 2H2 + O2 गिविंग 2H2O। तो अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से देखें तो 4 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है 32 ग्राम ऑक्सीजन से टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। 4 grams hydrogen reacts with 32 grams of oxygen to form 36 grams of H2O। ठीक है जी। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम से, तो 1 ग्राम करे तो कितना होगा 32/4, और अगर 3 ग्राम करे तो कितना करना चाहिए 32/4 × 3, 4 8 = 32, 24 ग्राम ऑक्सीजन, 24 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करना चाहिए 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अगर 3 ग्राम आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो उसके साथ 24 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन हम ले कितनी रहे हैं क्वेश्चन में 29 ग्राम, यानी दिस means we are taking O2 in excess। अगर हम ऑक्सीजन को एक्सेस में ले रहे हैं तो लिमिटिंग क्या होगा, लिमिटिंग इज हाइड्रोजन।
अब ये देखो हमने इसलिए कंक्लूड कर लिया क्योंकि रिएक्टेंट साइड में दो ही चीजें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड में 3 या 4 चीजें हो जाती तो अब फिर हमें हर को ऐसे इस तरीके से अप्रोच करके देखना पड़ता है कि तीनों या चारों में से कौन सा एक लिमिटिंग है। ठीक है, इसके अंदर तो दो ही थे, तो अगर एक एक्सेस में होगा तो दूसरा लिमिटिंग में होगा, तो लिमिटिंग क्या हो गया इसमें, हाइड्रोजन। पहला क्वेश्चन तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग। अब हमें अमाउंट बताना है, कितना बच रहा है और कितना बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम अब हमें यह पता चल गया, ठीक है, कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है। अब देखो कैसे अप्रोच करना है इसको आगे, जो सेकंड पार्ट है हमारा। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अमाउंट्स लेफ्ट एंड फॉर्म्ड। तो अब हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है। तो अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 36 ग्राम, मतलब रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ बना रहा है 36 ग्राम H2O, तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन अगर हम यूज करें तो कितना बनेगा, 36/4 इंटू 3, 4 9 36, 27 ग्राम H2O बनेगा। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या लिया था कि जब हमने पिछला भी सवाल किया था तो उसमें मैंने बताया था कि 3 ग्राम के साथ 24 ग्राम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, तो बच कितना रहा है, 29 हमने लिया है, 24 रिएक्ट कर रहा है, तो 5 ग्राम ऑक्सीजन बच रहा है, 5 ग्राम O2 लेफ्ट। यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन जब हम यूज करेंगे तो 5 ग्राम उसके साथ 24 ग्राम रिएक्ट हो जाएगा और 5 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा और 27 ग्राम H2O बन जाएगा। तो ये सारा डाटा हमने निकाल लिया। पूछा था ना कैलकुलेट ऑल द अमाउंट्स लेफ्ट एंड फॉर्म्ड, 5 ग्राम बच रहा है, 27 ग्राम बन रहा है, और यहाँ पर 3 ग्राम हाइड्रोजन तो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल को, लिमिटिंग रिएजेंट के सवालों को ऐसे अप्रोच किया जाता है। अभी भी अगर नहीं आया तो अभी अगला क्वेश्चन हम करेंगे, उसके अंदर मेथड 1 होता है, ये तो मेथड 1 है हमारा, मास से। मेथड 1 इज बाय मास में खेलते हैं। मेथड 2 होता है मोल्स में खेलना, और दोनों लगा सकते हो आप डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। के क्वेश्चन में अगर आपको मास की फॉर्म में दे रखा है तो मास की फॉर्म में खेल लो, अगर आपको मोल्स की फॉर्म में कन्वीनियंट लगे क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में ही मोल्स दे रखे हो, तो आप मोल्स में खेल सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट को। कैसे करेंगे वो अब हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में अप्रोच करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। इस सवाल में मैं दोनों मेथड यूज करने वाला हूँ, मास वाला भी और मोल वाला भी, जिससे हम लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे। इस क्वेश्चन में हम दोनों मेथड्स सीख लेंगे, उसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम मेथड 1 और मेथड 2 अप्लाई करेंगे कंडीशनली, कि क्या कंडीशन दे रखी है, मास वाली कंडीशन से लिमिटिंग रिएजेंट पता करना आसान होगा या मोल्स वाली से। भाई जब हमें 2 मेथड्स पता है तो फिर हम वो वाला मेथड उस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, जिससे हमें आंसर जल्दी निकल आए। अगर मोल्स से आंसर जल्दी निकल आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का, तो हम मोल्स वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अगर हमें मास से लग रहा है कि मास इस तरीके के हैं कि मास से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जल्दी आ जाएगी, तो हम मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। इस क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। तो पहला मेथड जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, सबसे पहले क्या करना है, 20 ग्राम CaCO3 treated with 20 ग्राम HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। तो हमें पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। सबसे पहला धर्म हमारा यही है मोल कंसेप्ट में, कि हमें एक जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है, CaCO3 प्लस HCl। इसके प्रोडक्ट्स अगर आपको नहीं पता है, अभी आपकी शुरुआत है मोल कंसेप्ट की, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, तब आप जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा रेडॉक्स पढ़ोगे, तब आप सीख जाओगे कि रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हालांकि आप 9th-10th में भी इस तरीके की बेसिक केमिस्ट्री तो पढ़ के ही आए होगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। CaCO3 प्लस HCl गिविंग CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अभी बैलेंस तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो पहले क्लोरीन को ही बैलेंस करके देखते हैं, क्योंकि कैल्शियम बैलेंस्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, कार्बन भी बैलेंस्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन और Cl दोनों ही बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब हो गई है केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। भाई कैल्शियम कैल्शियम ठीक, कार्बन कार्बन ठीक, ऑक्सीजन के यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, इधर 1 और इधर 2, इधर हाइड्रोजन के 2, इधर भी 2, और क्लोरीन के भी अब 2 2 हो गए दोनों साइड। तो ये अब इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। फिर हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इसको जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ इसका मास लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है 100 ग्राम, और यहाँ पर कितना है 36.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना होगा 36.5 इंटू 2 73 ग्राम्स। 100 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम HCl के साथ, और हमें बताना है ग्राम ऑफ CO2 तो 44 ग्राम बन रहा है। ये तो बन रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ये बन रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। अब हमें पता तो है नहीं कि CaCO3 लिमिटिंग है, HCl लिमिटिंग है, तो सबसे पहले तो हम लिमिटिंग पता करते हैं। तो ऐसे ही करके देखते हैं कि अगर 100 ग्राम CaCO3 के साथ 73 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम के साथ कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा, और 20 ग्राम के साथ कितना करेगा। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन मुझे लगता है थोड़ी टफ बनेगी, तो इसका उल्टा कर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हो ना, तो मैं तो दो चीज है, तो इसका उल्टा करके देखो 73/100 इंटू 20, ये वाला इजी पड़ेगा कि अगर 100 ग्राम CaCO3 के साथ 73 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम CaCO3 के साथ कितना HCl करेगा, और 20 ग्राम के साथ कितना करेगा। तो इसका यहाँ से काटा 2 5 जा 10, और ये 73 डिवाइड बाय 5 करोगे कितना होगा, 5 1 जा 5, और 20 5 4 जा, और 5 6 जा 14.6 ग्राम्स HCl। तो 20 ग्राम CaCO3 के साथ 14.6 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा। लेकिन HCl क्वेश्चन में तो हमें 20 ग्राम दे रखा है कि 20 ग्राम CaCO3 के साथ 20 ग्राम ट्रीट किया गया है, तो कितना रिएक्ट करेगा 20 ग्राम के साथ। रिएक्ट तो 20 ग्राम के साथ, 20 ग्राम HCl के साथ, 20 ग्राम CaCO3 के साथ, 20 ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करता है 14.6 ग्राम HCl, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है 20 ग्राम, तो मतलब ये एक्सेस में है, देयरफॉर HCl इन एक्सेस। और लिमिटिंग क्या हो गया, लिमिटिंग इज CaCO3, तो लिमिटिंग हमें पता चल गया CaCO3। अब देखो, जब हमें लिमिटिंग पता चल गया तो हमें पता है कि इससे ही बनना है अब CO2। तो अगर 100 ग्राम CaCO3 के से 44 ग्राम CO2 बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 44/100, और 20 ग्राम CaCO3 से कितना बनेगा, ये काटा 5 8 जा 40, 5 8 जा 8.8 ग्राम CO2 बनेगा, इतना ग्राम CO2 बनेगा आंसर। बच क्या जाएगा रिएक्शन में, भैया तुम्हें 20 ग्राम HCl लिया था, 14 ग्राम HCl यूज हो गया, तो बाकी का 3.4 ग्राम HCl लेफ्ट हो जाएगा रिएक्शन में। भैया एक बीकर में मान लो, अब तुम्हें थोड़ी फील करवाता हूं इसकी, एक बीकर में तुमने 20 ग्राम CaCO3 लिया और 20 ग्राम HCl लिया, तो 20 ग्राम पूरा यूटिलाइज हो जाएगा क्योंकि ये तो लिमिटिंग है। इसमें से 14.6 ग्राम इसके साथ रिएक्ट करेगा और 3.4 ग्राम HCl बच जाएगा, और CO2 तो क्या होती है गैस, तो 8.8 ग्राम CO2 इवॉल्व बाहर निकल जाएगी गैसियस फॉर्म में। अब आया होगा फील, 20 ग्राम के साथ 20 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा, इसमें से सिर्फ 14.6 ग्राम रिएक्ट करेगा, बाकी का 3.4 ग्राम इसी में पड़ा रहेगा, ये पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, और 8.8 ग्राम CO2 8.8 ग्राम CO2 गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगी। ये होता है एक तरीका इसको सॉल्व करने का। अब हम करते हैं, ये तो था मेथड 1 मास वाला, अब हम इसको सॉल्व करते हैं मेथड 2 जो कि है मोल्स वाला कंसेप्ट। तो दूसरा तरीका हमारा आता है मोल्स वाला। इसमें भी शुरुआत की कहानी तो सेम ही है कि CO3
प्लस, अब तो मुझे पता ही है यहाँ पर बैलेंस 2 है, 2HCl गिविंग CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। हमें क्या दे रखा है 20 ग्राम CaCO3। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए ना हम मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कर लेते हैं, और जो कम आया, इसके बाद जो कम आया कंपैरिजन में, वो लिमिटिंग होता है। मतलब इसमें ना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे कि जो मेथड 1 है उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि इतने ग्राम से इतना, तो इतने ग्राम में कितना, कौन सा एक्सेस हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसमें क्या करते हैं हम, सीधा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने की नीचे जरूरत है नहीं। इधर HCl में देखो कितना दे रखा है 20 डिवाइड बाय गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लेना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। Cl का मास कितना होता है 35.5, हाइड्रोजन का कितना 1, तो 36.5। यहाँ पर 73 लेने की गलती मत कर देना कि यहाँ पर पूरा इसको कंबाइन करके मास ले लो, ना 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 ना। मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसके अंदर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके मास नहीं लेना होता। पिछले क्वेश्चन में हमने स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ मास लिया था, मोल्स नहीं लिए थे। तो मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मोल्स को डिवाइड करना हमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इनटू 2। अब इसको मैं कह रहा हूं ना, इसको मास मत समझ लेना, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की को पकड़ो, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसको जब तुम करोगे तो कटेगा ये, और ये कितना हो गया, ये 0.2, और इसको जब यूज करोगे तो बनेगा 0.27। अब देखो क्या आ रहा है, कौन सा कम है, ये वाला कम है, कम, तो यही हमने मेथड 1 में भी देखा था कि CaCO3 भी लिमिटिंग है, तो यहाँ पर भी कौन सा लिमिटिंग है CaCO3। ये बस, ये जो है ना मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बस लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए करना है, और इसका कोई काम नहीं है मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का। जब तुम्हें लिमिटिंग पता चल गया, फिर तुम उसी तरीके से अप्रोच करोगे कि 20 ग्राम CaCO3 से बन रहा है, बनेगा 44 ग्राम CO2, सॉरी 20 से नहीं, 20 तो क्वेश्चन में देखा है ना, 100 ग्राम CaCO3 से बनेगा 44 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, और 20 ग्राम से कितना बनेगा, ठीक है, ये कटा यहां से 2 5 जा, तो 8.8 ग्राम CO2। ये जो है मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बस लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए करना है। उसके बाद की कहानी जो है वो जो मेथड 1 में हमने किया था वही करनी है कि 100 ग्राम से इतना ग्राम CO2 इवॉल्व होता है, तो 20 ग्राम से, जो कि क्वेश्चन में 20 ग्राम दे रखा है, कितना होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट मुझे लगता है कि अब कुछ आप लोगों को समझ में आने लगा होगा, और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर होगा। तो ये रहा आज का तीसरा सवाल, जिंक प्लस 2HCl गिविंग ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। अगर 0.3 मोल जिंक के ऐड किए और 0.52 मोल्स HCl के ऐड किए हैं, तो हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन में तो हमें बैलेंस इक्वेशन दे ही रखी है, उसको लिख लेते हैं एज इट इज, Zn प्लस 2HCl गिविंग ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। अब 0.3 मोल्स Zn के ऐड किए हैं जिंक के, और 0.52 मोल्स HCl के। तो यहाँ पर मोल्स में दे रखा है, तो हम जो मेथड 2 है उसको यूज करेंगे, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। काहे को इसको मास में लेकर जाएं जब हमें मोल्स में दे रखा है, तो मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका तो 1 ही है, इसके मोल्स कितना है 0.52, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 2 मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्यों करते हैं हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्यों करते हैं, टू नो LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तो 0.3 हो गया, ये कितना हो गया 0.22 जा 4 26, तो कौन सा कम है 0.26 कम है 0.3 से, therefore HCl इज लिमिटिंग। अब HCl लिमिटिंग है तो क्या देखेंगे हम, अगर 2 मोल HCl से 1 मोल हाइड्रोजन का बनता है, तो 1 मोल HCl से 1 मोल HCl से हाफ मोल हाइड्रोजन का बनेगा,
और कितना 0.52 मोल से कितना बनेगा, 0.52 मोल HCl से कितना मोल हाइड्रोजन का बनेगा, हाफ इंटू 0.52, तो 0.26 मोल्स हाइड्रोजन। ये आ गया आपका आंसर। पहले क्या किया हमने देखा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके हमें पता चल गया HCl लिमिटिंग है। फिर हमने वही अपना बेसिक वाला स्टैंडर्ड जो तरीका है कि 2 मोल से अगर 1 मोल हाइड्रोजन का बन रहा है तो 0.52 मोल से कितना बनेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट का हमारा चौथा सवाल। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP वुड बी लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ 50 ml dilute H2SO4 ऑफ 40% प्योरिटी, जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 1.3 ग्राम पर ml ऑन 20 ग्राम जिंक। अब देखो ये जो सवाल है ना, इसके अंदर अगर हम देखें तो परसेंटेज प्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट है, मोल का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने 3 चीजों को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया है, परसेंटेज प्योरिटी, मोल और लिमिटिंग रिएजेंट को। अब क्या ये सवाल टफ है? नहीं, ये सवाल थोड़ा सा बस टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इस तरीके का सवाल नीट में आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या बोला है हमें कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, किसका रिएक्शन करवाया हमने, H2SO4 का जिंक पर। तो ZnSO4 प्लस H2SO4, ठीक है। अच्छा जिंक ये है ना, जिंक प्लस H2SO4 गिविंग ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के जिंक और SO4, ठीक है। ये बैलेंस्ड हो गई है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, वॉल्यूम तो हमें हाइड्रोजन गैस की निकालनी है, कितनी लिबरेट हो रही है हाइड्रोजन गैस, यहाँ से कितनी इवॉल्व हो रही है। ये गैसियस का साइन होता है ऐसा अपवर्ड्स। 50 ml डाइल्यूट H2SO4 और 40% प्योरिटी, डेंसिटी जिसकी दे रखी है 20 ग्राम जिंक दे रखा है हमें, 20 ग्राम जिंक हमें प्रोवाइड है। ml हमें दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है H2SO4 का, और हमें डेंसिटी दे रखी है। तो मास ऑफ H2SO4 कैसे निकाल लेंगे हम, मास ऑफ H2SO4 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.3, वॉल्यूम कितनी 50, ये हटाया 13 5 65 ग्राम। लेकिन इस 65 में से देखो H2SO4 की प्योरिटी कितनी है 40%, यानी प्योर H2SO4 निकाल कितना होगा 65 में से, क्योंकि मैंने बताया था ना। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का लेक्चर तुमने नहीं देखा है ना, तो यहां पर आकर तुम फंस जाओगे, इसके आगे सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्योर H2SO4 ही रिएक्ट करता है रिएक्शन में, मतलब कोई भी चीज जो प्योर होगी वही रिएक्ट करेगी, इम्प्योर तो रिएक्ट करता नहीं है। तो 40% प्योरिटी 40/100 इंटू 65, ये कटा 4 5 20, 4 6 24, 260, ये कटा 26 ग्राम प्योर H2SO4, यही रिएक्ट करेगा। तो 20 ग्राम के साथ 26 ग्राम रिएक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोजन कितनी इवॉल्व होगी ये तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये नहीं पता हो कि जिंक लिमिटिंग है या H2SO4 लिमिटिंग है। तो हम क्या करेंगे, वही अपना तरीका कि 20 ग्राम, वैसे जो है जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये होता है मोल से करके देख लो। अगर मोल से करना चाहो मोल से कर सकते हो, मास से करना चाहो मास से कर सकते हो। तो इससे करना चाहोगे, इस बार मोल से कर लेते हैं, पहले 1-2 सवाल तो हमने उससे कर रखे हैं मास से, तो मोल से करके देखते हैं। 20 डिवाइड बाय 63 मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, इसका भी 1 है, और H2SO4 का मास जो होता है वो 98 होता है। तो इसको करके देखो, मैंने तो कर रखा है, मैं तुम्हें बता देता हूं, ये होगा 0.3
0.3 और ये होगा 0.26। तो कम कौन सा है? H2SO4 लिमिटिंग है, तो H2SO4 के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो अब वही अपना तरीका कि 98 ग्राम H2SO4 से अगर 22,400 ml इवॉल्व होता है हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम से कितना होगा और 26 ग्राम से कितना होगा? इसको कैलकुलेट करो। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा 5940 ml, जिसको लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 5.94 लीटर्स। ठीक है, वरना तुम सीधा भी कर सकते थे। तो तुम्हें पता है कि 0.3 मोल्स से रिएक्ट कर रहा है 0.26 मोल्स, और 0.26 लिमिटिंग है। इसके अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो तुम्हें हटानी नहीं पड़ा, 1 1 1 1 ये सारे। तो 0.26 मोल्स से 0.26 मोल्स ही बनेंगे हाइड्रोजन के, और मोल्स को इनटू 22.4 लीटर कर सकते थे। तो यहां से भी तुम्हारा आंसर 5.94 आता, अगर तुम्हें मास में नहीं लेके जाना मोल्स के बाद। तो दोनों तरीके से ये सवाल हो सकता है। तो क्या किया हमने? पहले हमने देख लिया कि ये सारा निकाल लिया हमने कि 65 ग्राम और उसमें 40% प्योरिटी से 26 ग्राम प्योर H2SO4 है हमारे पास। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कि कितने ग्राम जिंक से कितना H2SO4 होता है, उसके हिसाब से हमने लिमिटिंग का जो कॉन्सेप्ट लगाया, हमें पता चला कि H2SO4 लिमिटिंग है, या मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी निकाल लिया। फिर हमने देखा कि H2SO4 98 ग्राम 22,400 ml इवॉल्व कर सकता है, तो कितना ग्राम? 26 ग्राम कितना इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने 5वें सवाल पे, जो कि है नीट 2018 का सवाल। और ये सवाल मोल कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं या आगे करूंगा, उन सब में सबसे बढ़िया सवाल नीट 2018 में आया मोल कंसेप्ट का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मोल की नॉलेज होनी चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता के चलूंगा, जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस मैं खुद लिख दूंगा, ताकि जो क्लास 11th के बच्चे इस लेक्चर को देखें उन्हें डिजर्टेड सा फील ना हो। लेकिन जो 12th और ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, उन्हें ये सवाल खुद से एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, उसके बाद इस लेक्चर को आगे देखना चाहिए। अगर इन चारों में से आपको कुछ भी, आप किसी में भी फंसते हो, मोल में या लिमिटिंग रिएजेंट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। कैसे? खोलते हैं इस क्वेश्चन को। अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड पहले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला HCOH होता है फॉर्मिक एसिड। ये 2.3 ग्राम लिया है, और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? COH 4.5 ग्राम। अब अगर आपको स्ट्रक्चर ही लिखना नहीं आता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर कैसे इस सवाल को कर दोगे? यहाँ पर ऑर्गेनिक केम की नॉलेज होनी चाहिए आपको। दूसरी चीज, इसको पास किया है, इस मिक्सचर को पास किया है हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 से। इस मिक्सचर को हमने पास किया कंसंट्रेटेड H2SO4 से। अब यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी पानी को सोख लेता है, वाटर हटा देता है। तो यहां से HCOH से वाटर हटाओ, क्या बचेगा? CO। भाई 2 H और 1 ऑक्सीजन हटा दिया तो CO बच गया ना खाली, और यहां से एक H2O हटाओ तो क्या बच गया? यहां से तो आपको मिल गया CO, और यहां से क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा CO प्लस CO2। क्वेश्चन अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ, ये कह रहे हैं द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर, ये जो गैसियस फॉर्म है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इज पास्ड थ्रू KOH पैलेट्स। KOH। अब यहां पर फिर दोबारा से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो कि ये है क्लास 12th की
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये है क्लास 11th की जो आप आगे पढ़ोगे। KOH क्या करता है? KOH अब्सॉर्ब्स CO2, यानी अब इसमें क्या रह जाएगा, यहां से CO और यहां से भी CO2 हट जाएगा। यानी हमारे पास जब हम वेट निकालेंगे प्रोडक्ट का तो 2 इक्विवेलेंट CO का निकालेंगे, एक का नहीं 2 का। जो भी हमारे पास मोल्स आएंगे उसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड HCOH के मोल्स निकालते हैं 2.3 डिवाइड बाय 16 2 32, 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 2 46। ये कितना हुआ? यहां से ये गया 20 इंटू, यहां से हटाएगा ना ये 23 2 से 1/20 कितना होगा? 0.05 मोल्स। ऑक्सैलिक एसिड COH के कितने मोल्स? 4.5 ग्राम। ये देखो 16 4 से 64, 64 प्लस 24 कितना हुआ? 4 4 8, 6 2 8 88, और 88 प्लस 2 90, तो 90 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी कितना निकल रहा है? ये भी 0.05 मोल्स। अब देखो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो चीज मैंने बताई थी ना, डिसगाइज हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी 0.05, यहाँ पर भी 0.05, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या बनेगा? 0.05 मोल्स। किसके? CO के। लेकिन लेने 2 इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहां से भी हमें CO मिल रहा है और यहां से भी हमें CO मिल रहा है। HCOH से भी CO मिल रहा है और ऑक्सैलिक एसिड से भी CO मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इतने मोल्स है हमारे पास, 2 इंटू 0.05 मोल्स CO के। लेकिन हमें हमसे मोल्स थोड़ी ना पूछा है, हमसे तो प्रोडक्ट पूछा है, वेट इन ग्राम्स ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट। तो इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो CO के। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO का? 16 प्लस 12 28। यहां से 2 डेसिमल हटाओगे, यहां पे आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो 280 डिवाइड बाय 100, 2.8 ग्राम्स। 2.8 ग्राम्स। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री भी आनी चाहिए थी तुम्हें, लिमिट मोल और लिमिटिंग रिएजेंट वाली। चलो लिमिटिंग रिएजेंट तो यहाँ पर डिस्गाइज हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th दोनों की नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें कि कंसंट्रेटेड H2SO4 acts as a dehydrating agent and KOH absorbs CO2। फिर तुम्हें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए था, तभी तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मिक एसिड का तो चलो ज्यादातर लोगों को पता होता है, ऑक्सैलिक एसिड भूल जाते हैं लोग, इसीलिए ऑक्सैलिक, सक्सेनेट, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम उन सबको पढ़ेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। उससे क्या होगा, तुम जो बायो वाले बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में। वो स्ट्रक्चर से याद करने से प्लांट फिजियोलॉजी काफी अच्छी से रिलेट होती है। तो यहाँ पर खैर हम बात करते हैं, यहाँ पे मोल्स निकाल लिए, मोल्स दोनों के बराबर थे, तो जो प्रोडक्ट है उसमें भी मोल्स 0.05 बनेंगे। 2 इक्विवेलेंट हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दोनों ऑक्सैलिक एसिड से भी और फॉर्मिक एसिड से, दोनों से हमें CO मिल रहा है। तो इंटू 2 किया, और हमें वेट बताना है तो हमने मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2.8 ग्राम वेट इन द प्रोडक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो छठा सवाल है हमारा परसेंटेज प्योरिटी पे बेस्ड। परसेंटेज प्योरिटी का लेक्चर मेरा पिछला वाला लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने परसेंटेज प्योरिटी, इम्प्योरिटी, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला लिया था। उसमें मैं इस क्वेश्चन को लेना भूल गया था, पर यहाँ पर हम इसको कवर कर लेते हैं। 20 ग्राम MgCO3 सैंपल डिकम्पोज करके बनाता है MgO और CO2, जो कि MgO है 8 ग्राम। 20 ग्राम से 8 ग्राम MgO निकल रहा है। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 इन द सैंपल। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, जो कि हमें ऊपर दे रखी है, MgCO3 गिविंग MgO प्लस CO2। अब क्या देखेंगे हम कि मैग्नीशियम का मास कितना, 24, कार्बन का 12, 16 3 जा 48, कितना हो गया ये 14 4 5 6 84 ग्राम्स। MgCO3 से 24 प्लस 16 कितना हुआ, 40 ग्राम MgO बनता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से।
CO2 से तो मतलब नहीं है, CO2 निकालने का कोई फायदा नहीं है, हमें तो परसेंटेज प्योरिटी MgCO3 की बतानी है, ठीक है। और हमें मास भी 20 ग्राम और 8 ग्राम MgO का दे रखा है। 84 ग्राम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन से 84 ग्राम MgCO3 से 40 ग्राम MgO बनती है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है वो तो हमेशा प्योर ही होता है। ये तो हम पिछले अभी तक मैं 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ कि जो प्रोडक्ट में वेट आता है वो हमेशा प्योर वेट होता है। तो 84 ग्राम से 40 ग्राम MgO बनती है, तो 8 ग्राम से कितनी MgCO3 बनेगी? 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 गया 3, 5 6 ज़ा 30 और 5 8 ज़ा 16.8 ग्राम MgCO3 रिएक्ट कर जो है डिकम्पोज करके 8 ग्राम MgO बनाती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो 20 ग्राम दे रखी है, यानी दिस मीन्स in 20 gram MgCO3 16.8 gram is pure and rest 3.2 ग्राम इज इम्प्योर। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगी? परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू प्योर मास 16.8 अपॉन टोटल इनटू 100, ठीक है, ये आएगा 84%। और परसेंटेज इम्प्योरिटी अगर पूछ लेता सवाल में, मान लो भाई कोई सवाल अगर तुमसे परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछ ले तो 3.2 अपॉन 20 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 100 से माइनस करके भी निकाल सकते थे। 100 में से 84 माइनस करोगे तो आएगा वही जो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, 16%, ठीक है। तो हमसे तो परसेंटेज प्योरिटी पूछी है MgCO3 की, तो 84%, सेकेंड ऑप्शन। क्या किया हमने? 84 से 40 बनता है, तो 8 ग्राम से कितना बनेगा MgCO3? 16.8 और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20 ग्राम, तो मतलब 3.2 ग्राम इम्प्योर है। हमें बतानी है परसेंटेज प्योरिटी, तो प्योर सैंपल अपॉन टोटल सैंपल इंटू 100, 16.8 अपॉन 20 इंटू 100, 84%। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो पहुंच गए हम लोग अपने लेक्चर के आखिरी सवाल पे, जो कि है AIPMT 2014 से। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.156 ग्राम O2 in a closed vessel which reactant is left in excess। अच्छे से पढ़ लेना, एग्जामिनर इसी चीज पर कंफ्यूज कर देता है। बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, लिमिटिंग सॉल्व करते करते उन्हें लिमिटिंग की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि इस क्वेश्चन में भी वो एक्सेस पर ध्यान ही नहीं देंगे। वो लोग सीधा लिमिटिंग निकाल के और लिमिटिंग वाला जो ऑप्शन होगा उस पर टिक मार देंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक्सेस पूछा है। मैंने इस तरीके का क्वेश्चन अपने लेक्चर की शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया है। ये बड़ी आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो अगर तुमने लेक्चर सही से अटेंड किया तो। एक बार पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो ट्राई कर लिया होगा तुम लोगों ने क्वेश्चन, आओ देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, तो Mg प्लस O2 गिविंग MgO, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ ताकि बैलेंस हो जाए रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कितना 48 ग्राम, क्योंकि जो मास होता है एटॉमिक मास मैग्नीशियम का वो 24 होता है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। 24 प्लस 16 कितना होता है? 40 इंटू 2, 80 ग्राम, 80 ग्राम मैग्नीशियम बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर 1 ग्राम रिएक्ट करे, वही अपना मास वाला खेलने का तरीका लिमिटिंग रिएजेंट का, कि लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाना है या हमें एक्सेस रिएजेंट पता लग जाए। तो 48/32 इंटू कितना ऑक्सीजन है? 0.56 ग्राम। हटाओ इसको डेसिमल को, ये 16, 24, ये 4 4 16, 4 6 24, ये 2 2 4 5 5 हो गया 1 2 8 16, 14
14 6 ये हो गया 0.84 ग्राम mg। यानी जब हम 0.56 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसके साथ 0.84 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, वो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 ग्राम। thus we can conclude thus मैग्नीशियम इन एक्सेस। और कितना एक्सेस में है भाई, 1 ग्राम में से 0.84 ग्राम तो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो एक्सेस कितना है, 1 माइनस 0.84, 0.16 ग्राम एक्सेस में, इन एक्सेस। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम इधर ऐसे लेते कि 32 डिवाइड बाय 48 इंटू 1 तो तुम्हें यह पता चल जाता कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है। फिर तुम्हें दोबारा से इस तरीके से कैलकुलेशन करने, तुम्हें यह पता चल जाता मैग्नीशियम एक्सेस में, फिर कितना है तुम निकाल लेते। तो ये तो लक बाय चांस है कि मैंने यही किया, 48 डिवाइड बाय 32 इंटू 0.56, तो मेरे पास मैग्नीशियम इन एक्सेस, मुझे पहले ही पता चल गया कि मैग्नीशियम एक्सेस में है। अगर तुम उल्टा करते हो कि 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रही है 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम के साथ कितनी करेगी, और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो यहां पर तुम्हारा क्या आता, यहां पर 16 24 और 4 6 24, 4 4 16, 2 3, यहाँ पे 0.6 ग्राम आ गया तुम्हारे पास ऑक्सीजन। और तुम्हें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 0.56 ग्राम। तो मतलब ये क्या है, एक्सेस में, ये क्या है, लिमिटिंग है भाई। तुम्हारे 48 ग्राम के साथ वो 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करनी चाहिए 0.6 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में 0.56 दे रखी है तुम्हें, तो कम दे रखी है, यानी ऑक्सीजन लिमिटिंग है। तो अब अगर तुम्हें ऑक्सीजन लिमिटिंग पता चल जाता है, तो यहाँ पर तो तुमसे एक्सेस का पूछा, तो तुम फिर उल्टा करते निकालने के लिए कि मैं, अब तुम ये वाला जो मैंने निकाला है 48 बाय 32 इंटू 0.56, कितना मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, 0.84 ग्राम। दिया क्वेश्चन में कितना है, 1 ग्राम, तो एक्सेस में कितना है, 0.16 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, मैग्नीशियम में 0.16 ग्राम। तो इस तरीके से ये लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, उसके बाद आपको मोल्स, अगर मोल्स में दे रखा है तो मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होता है। वरना आप जो मेथड 1 है मास में भी खेल सकते हो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने किया है। जैसे ही आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाता है, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हो। किस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपसे सीधा यही पूछ लिया तो यहीं पर सवाल खत्म हो जाता है। अगर आपसे पूछा कि जो प्रोडक्ट साइड है, जो कि हमने देखा था नीट 2018 का सवाल, या और भी सवाल जो हमने पहले किए थे कि प्रोडक्ट साइड में कितना मास बनेगा, कितने मोल्स बनेंगे, कितना वॉल्यूम, जो हमने किया था वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, वो सब पता चलता है लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट जितना जो होगा मोल्स वॉल्यूम, उतना ही जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। कि 2 मोल के साथ इतना, वो तो फिर स्टोइचियोमेट्री तुम्हें खेलनी पड़ेगी कि अगर मान लो ये पूछ लेते कि एमजीओ कितना बन रहा है, तो हम देख एमजीओ कितना बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटिंग है, तो हम देखते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 मोल एमजीओ बन रहे हैं, तो फिर इतने मोल्स के साथ कितने मोल्स बनेंगे। एक बार तुम्हें लिमिटिंग पता लग जाए, फिर तुम्हें लिमिटिंग के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाना होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की इतनी सी कहानी है। ये 7 सवाल और जो थ्योरी मैंने डिस्कस की है, इसको तुम अच्छे से रिवाइज करोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट के तुम्हारे सारे सवाल बनेंगे। 1-2 सवाल और हो सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और या अदर स्टेट पीएमटीज के एग्जाम में, तो उन लिमिटिंग रिएजेंट के सवालों को जरूर ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि परसेंटेज प्योरिटी, एवोगैड्रो से रिलेटेड या मोल से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तुम लोग वीडियो जाकर उन टॉपिक्स की देख सकते हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।